डीटी से है मुझे प्यार, नाम है मेरा हर्ष ठकरार। हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ डीटी विथ एचटी। मैं हूं हर्ष ठकरार और आपका स्वागत है इस वंडरफुल वीडियो में, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 45 सब सेक्शन 3, सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 एंड सेक्शन 9B, जो स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशान करते हैं इन दर प्रिपरेशन। ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में कैपिटल गेन चैप्टर में दिए हुए हैं, बट हालांकि 9B जो है वो पीजीबीपी में लगता है। सो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले वी विल डिस्कस सेक्शन 45 सब सेक्शन 3, उसके बाद इतने में आ जाएगा वो। देन एक बेसिक्स है जो आपको काफ़ी परेशान करता है कि 9B और सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 पर्टिकुलरली ये दो सेक्शन में कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो वो एक चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सेक्शन 9B, उसके बाद सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 देख सकते हैं आप ये नोट्स में से। उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन डिसोल्यूशन का डेफिनेशन एंड सम मिसलेनियस पॉइंट्स। उसके बाद इसकी पूरी की पूरी समरी हम लोग जो मैंने अल्टीमेट समरी बना के रखी है उससे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी। देन वी विल डिस्कस 2 क्वेश्चन, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन, एंड इट इज़ माई गारंटी इतना डिटेल क्वेश्चन आपको किसी भी फैकल्टी की बुक में नहीं मिलेगा। सो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले सेक्शन 45 सब सेक्शन 3। सर ये सेक्शन क्या बोलती है? बहुत ही आसान सेक्शन है। एक पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म को, या तो एक एओपीबीओआई के मेंबर ने अपने एओपी या तो बीओआई को कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र किया है। क्या बोला मैंने? कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र किया है, तो उसके हाथ में यहाँ पे जो भी वैल्यू पे फॉर्म ने या तो एओपीबीओआई ने वैल्यू रिकॉर्ड की है उस वैल्यू पर टैक्स लग जाएगा। अब्बा डब्बा जब्बा कुछ समझ में नहीं आया। सो मैं आपको पूरा का पूरा ब्रेक डाउन करके समझाता हूँ। एग्जांपल लेते हैं, 2008 में इस पार्टनर ने एक लैंड खरीदा था फॉर ₹10 लाख। अब 2026 में 19 जनवरी के दिन, जो कि आज का दिन है, तब ये पार्टनर ने असेट अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को दे दी फॉर, अब इस टाइम पे उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपीस। भाव हो गया सीधा का सीधा डबल। अब होगा क्या दोस्तों, मान लो 19 जनवरी को पार्टनर ने फॉर्म को असेट ट्रांसफर किया एंड द सेकेंड डे, वेरी नेक्स्ट डे ऑन 20 जनवरी, अगर पार्टनरशिप फॉर्म इस असेट को किसी आउटसाइडर को या तो थर्ड पार्टी को बेच देती है फॉर समझो 20.10 लाख, 20 लाख 10 हज़ार में, तो होगा क्या सर? यहाँ पे मान लो 4 पार्टनर्स है जो यहाँ पे है। अगर ये 4 पार्टनर्स है तो पार्टनर को अगर ये टैक्सेशन ना लगाया जाता तो क्या होता सर? 20 लाख और 10 हज़ार में बेचा है और ये पार्टनर जो था उसने खरीदा है 10 लाख में, तो पूरे के पूरे 10 लाख 10 हज़ार पे फर्म को टैक्स भरना आ जाता। हालांकि फर्म ने तो सिर्फ एक ही दिन के लिए असेट को होल्ड करके रखा है, तो जो 10 लाख से लेके जो 20 लाख तक का गेन था वो तो उसके ऊपर तो इस पार्टनर को टैक्स भरना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर फर्म इसके ऊपर टैक्स भरेगी तो ये टैक्स ये चारों को बेयर करना पड़ेगा। बट हालांकि इन रियलिटी दिस गेन फ्रॉम 20 lakhs to 10 lakhs, जो ये 10 लाख का गेन है, ये सिर्फ इसी पार्टनर या तो मेंबर को टैक्सेबल होना चाहिए। सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्शन। सो इसलिए ये सेक्शन लाया गया था ताकि ये 10 लाख का जो गेन है, इंटरमीडिएट गेन, जहां से पार्टनर ने एसेट खरीदी थी तब से लेके जब उसने असेट फॉर्म को ट्रांसफ़र की थी, वो वहाँ तक का बीच का गेन जो है वो सिर्फ पार्टनर या तो मेंबर को टैक्सेबल होना चाहिए। अब मैं इस वीडियो में जहाँ जहाँ पार्टनर बोलूँ आपको समझना है मेंबर भी, और जहाँ जहाँ पार्टनरशिप फॉर्म बोलूँ वहाँ वहाँ एओपीबीओआई को भी समझना है, बिकॉज दिस प्रोविजंस आर इक्वली एप्लीकेबल टू द पार्टनरशिप फॉर्म एज वेल एज एओपीबीओआई। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है। कैपिटल गेन्स विल बी एप्लीकेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर या तो मेंबर, मतलब जो मैंने समझाया आपको 20 लाख से लेके 10 लाख, जो 10 लाख का गेन हुआ वो इस पार्टनर मेंबर को टैक्सेबल हो जाएगा, और एक दिन असेट होल्ड करने पे जो फॉर्म को गेन हुआ 10 हज़ार का, वो उसके ऊपर पार्टनरशिप फॉर्म या तो एओपीबीओआई टैक्स भरेगा, और ये जो टैक्स है वो चारों पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे सर? अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि सर हमने ये 20 लाख कैसे डिराइव किया? सर देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर कोई भी पार्टनर अपनी फॉर्म को जब असेट ट्रांसफ़र करता है तो यहाँ पे एक बंदा, फॉर एग्जांपल ये बंदे ने फॉर्म को असेट ट्रांसफ़र किया, अब वैल्यू फॉर्म किया अपनी बुक्स में, फॉर्म भी अपनी बुक्स में कुछ ना कुछ वैल्यू लिखेंगी, फॉर एग्जांपल 20 लाख। अगर ये पार्टनर
इंसिस्ट करता है कि इसे ज़्यादा लिखो क्योंकि ये इसका कैपिटल बढ़ेगा, इससे ये बोलता है इसे 25 लाख में लिखो, तो ये तीनों पार्टनर इसको अपोज करेंगे। सो गवर्नमेंट को यहाँ पे ये लगता है कि यहाँ पे गलत होने के चांसेस बहुत कम है। सो इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलेगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। हम कैपिटल गेन कैसे निकलते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, जो मैंने 20 लाख पहले बोला था वो 20 लाख है क्या, वो 20 लाख है वैल्यू रिकॉर्डेड बाय फर्म इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर उसी वैल्यू को आगे जाके फर्म के लिए कॉस्ट मान लिया जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट है तो फर्म को उसी वैल्यू पर डिप्रिसिएशन मिलेगा, दैट इज 20 लाख। और अगर वो फॉर एग्जांपल लैंड है तो फर्म जब आगे जाके बेचेगी तब उसके लिए लैंड का कॉस्ट 20 लाख माना जाएगा, ना कि 10 लाख, क्योंकि जब 10 लाख से लेके असेट 20 लाख तक गई तब उसके ऊपर तो ये पार्टनर ऑलरेडी टैक्स भर चुका है। ठीक है, इसका लॉजिक मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ तक का गेन है जो 20 लाख से लेके 10 लाख, वहाँ तक का गेन वहाँ पे सिर्फ पार्टनर और मेंबर अपना टैक्स भरेगा। सर यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। यस, तो मिस्टर ए ट्रांसफर टू एबीसी फर्म द लैंड विच ही हैज़ परचेज 3 years बैक। 3 years क्या याद आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट फॉर ₹3 लाख, मतलब इसने जब खरीदा था तब इसकी वैल्यू थी 3 लाख रुपीज़ और फर्म ने अपनी बुक्स में वैल्यू क्या रिकॉर्ड किया, 4,50,000। यहाँ पे बोला इग्नोर करो इंडेक्सेशन एंड फाइंड क्या करना, हमें कैपिटल गेन्स फाइंड करना है विच इज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर द फर्म। सर बहुत आसान सवाल है, फर्म ने क्या वैल्यू रिकॉर्ड की, 4,50,000, वो बन जाएगी आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एंड आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी 3 लाख रुपीज़, जो कि ओरिजिनल आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी। यहाँ पे इंडेक्सेशन के लिए मना किया है तो इंडेक्सेशन नहीं लिया जाएगा। 1,50,000 रुपये पार्टनर ए के हाथ में कैपिटल गेन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से 3 लाख से लेके 4,50,000 तक असेट गई, वो 1.5 लाख रुपया जब पार्टनर असेट होल्ड कर रहा था तब तक का गेन था। सो उसके ऊपर सिर्फ पार्टनर टैक्स भरेगा और वही 4,50,000 जो हमने यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना, वही आगे जाके फर्म की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। सिंपल, बहुत सिंपल। नाउ इसी फंडे के ऊपर 2 प्रोविजंस और है, दैट इज ये रहा है सेक्शन 9B एंड सेक्शन 45(4). बट ये प्रोविजंस स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक टेस्ट करवाता हूँ। सर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, फॉर एग्जांपल ईयर एंड का एक P&L बना, उसमें प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफर होता है, वेदर इट इज प्री टैक्स प्रॉफिट और पोस्ट टैक्स प्रॉफिट, आंसर इन द कमेंट सेक्शन। देखिए मैं आंसर आपको दे देता हूँ सबसे पहले, दैट इज पोस्ट टैक्स प्रॉफिट। आपको ये, क्योंकि फाउंडेशन में हम अकाउंट्स पढ़ते थे, वहाँ पे टैक्स का इतना झंझट नहीं होता था, सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट हो सकता था। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ और उसके बेसिस पे समझेंगे, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना तो 9B और 45 आपके लिए समझने को बहुत आसान हो जाएगा। ABC फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यहाँ पे 3 पार्टनर्स है, A, B and C, PSR सबका इक्वल है, सॉरी। फिर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 25 दे सोल्ड अ बिल्डिंग फॉर ₹600 रुपये में उसने एक बिल्डिंग बेची, जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में WDV 300 थी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि अकाउंट्स के हिसाब से, क्योंकि अकाउंट्स में डिप्रिसिएशन अलग लगता है और टैक्स में डिप्रिसिएशन अलग लगता है। तो और इनकम टैक्स में उसकी WDV 100 रुपये ही थी। सर विथ एनी रीजन्स उसकी WDV 100 रुपये थी। तो जब आप इनकम टैक्स में कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे तब उसको कॉस्ट 100 रुपये मानेंगे, और जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तब प्रॉफिट डिफरेंट आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे हम कॉस्ट लेंगे 300 रुपये। सर देखते हैं क्या कैलकुलेट करने को बोला। दिस वाज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक। यहाँ पे सेक्शन 50 एप्लीकेबल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ब्लॉक खाली हो रहा है आपका। तो कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 एंड जो मिस्टर ए को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। वेरी आसान, वेरी इजी। सर प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स कितना है सर? 600 रुपये में मैंने असेट को बेचा है, जो असेट मैंने खरीदा था 300 रुपये, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से जिसकी वैल्यू 300 रुपये है। तो यस, यहाँ पे 300 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। सर इसके अलावा साल का कोई भी ट्रांजेक्शन दिया हुआ नहीं है, तो ये एक ही ट्रांजेक्शन रहेगा 300 रुपये का। अब यहाँ पे एक मेन बात आती है, अब यहाँ पे ये प्रॉफिट तो आ गया, बट प्रॉफिट के बाद टैक्स भी तो आता है सर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जब भी आप कैलकुलेट करते हो वो कैसे बनता है सर? एक्चुअल टैक्सेबल प्रॉफिट इंटू टैक्स अमाउंट।
वो कभी भी अकाउंटिंग इनकम के ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करके नहीं बनता, क्योंकि जो एक्चुअल टैक्स आपका आगे जाके बनने वाला है उसी का तो हम प्रोविजन बनाते हैं दोस्तों। सो इनकम टैक्स के हिसाब से प्रोविजन कितना होगा सर? 600 रुपये में एसेट लिया था, 100 रुपये इसके WDV है, 600 रुपये में बेच दिया, मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से 500 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, 500 रुपये का कैपिटल गेन आ रहा है, उसके ऊपर हमको टैक्स भरना पड़ेगा। अभी क्योंकि एसेट पार्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट है, इसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा, क्योंकि ये फर्म है, तो 500 के ऊपर 30% यानी कि 150 रुपये का टैक्स आ जाएगा, और उसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मतलब टोटल 210 रुपये का टैक्स बनता है आपका इस ट्रांजेक्शन के ऊपर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे 300 के ऊपर सीधा 30% प्लस 4%, ये आपको नहीं करना है, बिकॉज कैपिटल गेन जो ओरिजिनल हुआ एज पर इनकम टैक्स दैट इज 500 रुपीज़। गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे 300 है तो हम 300 पर टैक्स लेंगे। सर गवर्नमेंट तो 500 पे ही टैक्स लेगी, क्योंकि 600 से लेके जब 100 तक आप आए तब जो डिप्रिसिएशन थे वो आप क्लेम ऑलरेडी कर चुके हो सर। जो भी आपका कॉस्ट ऑफ एसेट था वहाँ से 100 तक आए हो, सॉरी उसका डिप्रिसिएशन आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा 300 रुपीज़, लेस होगा 200 रुपीज़ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, 210 रुपीज़ जो आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये आया। अब ये तीनों पार्टनर का PSR इक्वल था, तो 90 रुपीज़, सो 90 रुपीज़ जो था आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स NPAT, तो इसमें से 30 सबको A और B और C सबको 30 बटेगा। यहाँ पे एक ही गलती जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं अकाउंट में, अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट लगेंगे और जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे तब टैक्सेबल इनकम इनटू टैक्स रेट, ठीक है ओके। अब 9B और 45 समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी ओके। अब समझते हैं सेक्शन 9B एंड 45(4) ये कब एप्लीकेबल होते हैं? जब पार्टनरशिप फॉर्म या तो AOP BOI अपने पार्टनर या तो मेंबर को कोई भी एसेट अगर ट्रांसफर करते हैं तो ये सेक्शन से एप्लीकेबल हो जाता है। अब ये सेक्शन का लॉजिक सेम है, क्योंकि देखो जब पार्टनरशिप फर्म एसेट होल्ड कर रही थी तब तक का जो वैल्यू में अप्रिसिएशन था, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म ने कोई एसेट 10 लाख मिली और 20 लाख आज उसका वैल्यू है, और ये पार्टनर को एसेट ट्रांसफर कर देती है। अब नेक्स्ट डे पार्टनर उसको 20 लाख 10,000 में बेच देता है, तो पार्टनर को कितने पे टैक्स लगना चाहिए? 10,000 पे। फर्म को कितने पे टैक्स लगना चाहिए? 10 लाख पे, क्योंकि यहाँ तक का अप्रिसिएशन सिर्फ फर्म के हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए, एंड इट शुड बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द 4 पार्टनर्स। एंड उसके बाद जो कैपिटल गेन होगा वो पार्टनर हो जाएगा अपने पार्टनर या तो मेंबर को। सो एप्लीकेबिलिटी देखते हैं पहले सेक्शन 9B एंड उसके बाद 45(4). बट अब देखो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में तो ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं। सो दिस आर द सेक्शंस विच आर एप्लीकेबल इन द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस ओनली। सबसे पहले देखते हैं 9B। देख लो 9B कब लगता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन या तो डिसोल्यूशन के टाइम पे, रिकॉन्स्टिट्यूशन या तो डिसोल्यूशन दोनों के टाइम पे ये सेक्शन लग सकता है। अब सर रिकॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलेंगे? बहुत आसान डेफिनेशन है, कोई आता है कोई जाता है पर कोई एक है जो रह जाता है। सर कोई आता है कोई जाता है पर कोई एक है जो रह जाता है, मतलब एक बंदे का रहना ज़रूरी है, उसे हम बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन। मतलब या तो एक पार्टनर है सीजेस टू बी पार्टनर चला जाता है, या तो एक और ज़्यादा उससे ज़्यादा पार्टनर आ रहे हैं बट वन एग्जिस्टिंग पार्टनर शुड रिमेन इन द फर्म। या तो मान लो फर्म में 3 पार्टनर है, तीनों के तीनों पार्टनर फर्म में रह रहे हैं बट तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जा रहा है, तो उसको भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। तो ऑल पार्टनर्स कंटिन्यू बट देयर PSR चेंजेस, उसका PSR चेंज होता था, तो उसको भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोल के चलेंगे। तो वापस डेफिनेशन समझाता हूँ, कोई आता है कोई जाता है पर कोई एक है जो रह जाता है, और या तो सब रह जाते हैं पर सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। और डिसोल्यूशन मनी सारे के सारे पार्टनर चले जाते हैं, उसको हम बोलेंगे डिसोल्यूशन। वेरी सिंपल डेफिनेशन। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि सेक्शन 9B कब लगता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, डिसोल्यूशन के टाइम पे, दोनों टाइम पे सेक्शन 9B एप्लीकेबल हो जाएगा। असेट कौन सी ट्रांसफर करनी है सब, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि ऊपर 45(3) में अब जब पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल एसेट, वहाँ पे सिर्फ कैपिटल एसेट था, यहाँ पे आप देखोगे स्टॉक इन ट्रेड भी है। तो जब एक पार्टनरशिप फर्म बोला मैंने, फर्म अपने पार्टनर को कैपिटल एसेट या तो स्टॉक इन ट्रेड दोनों में से कुछ भी ट्रांसफर करती है, ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन या तो डिसोल्यूशन सेक्शन 9B एप्लीकेबल हो जाएगा एंड प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उस प्रॉफिट के ऊपर अपनी ये फर्म टैक्स भरेगी, और उसके बाद इसके पास एसेट चली जाएगी और वही उसका कॉस्ट बन जाएगी। अब ये जब आगे बेचेगा तब उसका गेन, रिमेनिंग गेन पे ये टैक्स भर देगा। सिंपल एज दैट, ठीक है।
इसका लॉजिक मैं समझाया, सेम इज 45(3), क्योंकि यहाँ तक का जो गेन है, यहाँ से यहाँ तक का गेन, उसके ऊपर फर्म टैक्स भरेगी, उसके बाद का जो गेन है वहाँ पे पार्टनर या तो मेंबर टैक्स भरेगा। नाउ ठीक है, अभी अगर स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफ़र करता हूँ, अगर आपको सेक्शन 2(14) का अगर हम देखें, कैपिटल असेट एक्सक्लूड स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल असेट में कभी भी स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता। इसलिए देखो आप सेक्शन 9B 45 वाली सीरीज़ में नहीं, आप कैपिटल गेन चालू करोगे तो कैपिटल ये 45 वाली सीरीज़ में है ही नहीं सर। ये 9B कंबाइंड सेक्शन है, जो कि कैपिटल गेन में भी लगती है एंड PGBP में भी लगती है। सो अगर स्टॉक इन ट्रेड अगर आप ट्रांसफर करते हो तो आपको इनकम PGBP में टैक्स करनी है, एंड अगर आप कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हो तो योर इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हेड कैपिटल गेन्स। सर बाकी सब फंडा सेम रहेगा। सर अगर आप किसी आउटसाइडर को स्टॉक बेचे तो आप क्या करते, PGBP में टैक्स करते। अगर आप किसी आउटसाइडर को कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते तो आप क्या करते, सर उसको हम कैपिटल गेन में टैक्स कर देंगे। और सर कैपिटल गेन में अगर ट्रांसफर करते हो सर पीरियड ऑफ होल्डिंग वगैरह हम देख के उसको शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म में डिवाइड करते हैं। PGBP में ऐसा कुछ होता नहीं है। अब वहाँ पे हमने ऊपर 45(3) में ये देखा था कि जब पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म को ऐसे ट्रांसफ़र कर रहा है तो वैल्यू क्या लेते थे हम, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेते थे, वैल्यू रिकॉर्डेड बाय पार्टनरशिप फर्म इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट यहाँ पे आप ही सोचो, अगर फर्म इसको पार्टनर को ट्रांसफ़र कर रही है तो यहाँ पे तो ये तीनों ने दे दिया, अभी ये पार्टनर कुछ भी छेड़खानी कर सकता है ना वैल्यू के लिए, तो तीनों में ये सब में कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने बोला यहाँ पे, क्योंकि देखो सॉरी, यहाँ पे फर्म के लिए वो चीज़ स्टॉक इन ट्रेड हो सकती है और पार्टनर के लिए वही एसेट कैपिटल एसेट हो सकती है। मैं आपको एक स्टैंडर्ड एग्जांपल देता हूँ। कोई एक ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और जो बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में है और वो अपने पार्टनर या तो मेंबर को कैपिटल एसेट यानी कि बिल्डिंग ट्रांसफ़र कर रही है। अब फर्म के लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है, बट पार्टनर या तो मेंबर के लिए वो चीज़ कैपिटल एसेट बन जाएगी। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे कोई भी ऐसा टेंशन वेंशन नहीं चाहिए था, तो गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया यहाँ पे हम FMV ले लेंगे। क्या बोला, FMV। सो जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू चल रही होगी वो, ना कि द वैल्यू विच इज़ रिकॉर्डेड बाय पार्टनर और मेंबर इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, और कॉस्ट तो जो ओरिजिनल कॉस्ट फर्म ने लिया होगा वही वाला ओरिजिनल कॉस्ट लग जाएगा। सर आसान सा सेक्शन है, बहुत आसान सा सेक्शन है। रिकॉन्सिलिएशन की तो डिसोल्यूशन के टाइम पे पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को कैपिटल एसेट तो स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफ़र किया तो कैसे टैक्स लगेगा। ऐसा सोचो कि फर्म ने आउटसाइडर को बेचा है, आउटसाइडर को ट्रांसफ़र किया है, और वही सोच के हम इसके ऊपर टैक्स ले लेंगे। ठीक है सर, ओके, करेक्ट। नाउ लेट अस मूव टू सेक्शन 45 सब सेक्शन 4। 2 मिनट 5 मिनट रुक जाइए, इसके बाद मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा आपकी सारी की सारी अंडरस्टैंड बेटर हो जाएगी और आपके सारे के सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको ये भी दे रखा है कि आपको सोचना कैसे है। क्रोनोलॉजी समझिए भाई साहब, बहुत आसान लगेगा आपको। इसके बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप थोड़ी देर इस वीडियो में बने रहिए, उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको अटमोस्ट क्लैरिटी मिलेगी। सो 45 सब सेक्शन 4 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे लगता है, डिसोल्यूशन के टाइम पे नहीं लगता। सर असेट कौन सी ट्रांसफ़र किया, या तो अगर पार्टनरशिप फर्म ने या तो AOPBOI ने पार्टनर या तो मेंबर को या तो मनी या तो कैपिटल असेट ट्रांसफ़र किया तो ही ये सेक्शन लगता है। यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। अब सिंपल सा फंडा मैं बताऊँ, नॉशनल गेन जो ओल्ड रेशियो में मैंने आपको बोला वही वाला लॉजिक है, बट ये सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कब होती है। अब ये सेक्शन में आपको कैपिटल गेन कैसे निकालना है पहले वो देख लेते हैं। पार्टनर का एक कैपिटल बैलेंस होता है दोस्तों पार्टनरशिप फॉर्म में। मान लो 2 लाख रुपए का कैपिटल अकाउंट दिख रहा है। अब जब पार्टनर रिटायर होता है क्या वो 2 लाख रुपए लेके चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि उसने ओवर द ईयर्स जो मेहनत की है उसकी वजह से जो फॉर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो असेट्स की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि उसकी कुछ गुडविल बनी होगी, कोई लैंड है जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं लगता, फॉर्म ने वो 10 लाख में परचेस किया था बट आज उसकी मार्केट वैल्यू 15 लाख हो सकती है। बिल्डिंग के ऊपर हम 10% डिप्रिसिएशन लगाते हैं बट फॉर एग्जांपल बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। तो जितना भी असेट में इंक्रीज़ होता है, पार्टनर थोड़ी ना अपना जो, क्योंकि पार्टनर का जो वैल्यू दिख रहा है अभी कैपिटल अकाउंट में वो बुक वैल्यू है,
वो जो असेट के ऊपर डिप्रिसिएशन लगा वो माइनस होके पार्टनर के कैपिटल में जाता है, तो पार्टनर का कैपिटल एवं ही रिड्यूस हो जाता है उस डिप्रिसिएशन उन सब की वजह से। बट जो एफएमवी वाला गेन है, एफएमवी तक ले जाने वाला, वो गेन कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता। जब पार्टनर रिटायर होता है तब उसको वो गेन भी चाहिए रहता है। सो वो गेन को टैक्स करने के लिए कि पार्टनर को उसके कैपिटल अकाउंट से कितना ज़्यादा पैसा मिला, वो अमाउंट को टैक्स करने के लिए ये सेक्शन लाया गया है। लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय एग्जांपल। सो फर्म एओपीबीवाई ने पार्टनर या तो मेंबर को फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा दिया। अब इसका बैलेंस था 2 लाख रुपए, अब इसको पैसा मिला 3 लाख रुपये। आपको क्यों लगता है कि ये 3 लाख रुपये क्यों मिला होगा इसको? अब ये देखो, कुछ ना कुछ असेट की वैल्यू बड़ी होगी। फॉर एग्जांपल मेरा एक बिल्डिंग था जिसकी वैल्यू 10 लाख थी, अब 15 लाख हो गई। तो ये सभी चीज़ों को इवेल्युएट करने के बाद फर्म ने ये 3 लाख रुपये डिराइव किया होगा। तो इस 1 लाख रुपये के ऊपर जो इंक्रीज आया, फर्म मान रही है, ये पार्टनरशिप फर्म मान रही है कि ये 1 लाख रुपीज़ का इंक्रीज हुआ है इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। पर अभी देखो, अभी ये पार्टनर फर्म से निकल जाता है कल को। फॉर एग्जांपल आज की डेट लेते हैं, 19 जनवरी को ये पार्टनर फर्म से निकल जाता है। अभी उसके बाद मान लो 20 जनवरी को अगर फर्म ये असेट बेच देती है सेम वैल्यू पे 15 लाख रुपीज़। सो 15 लाख रुपीज़ फर्म ने परचेस किया था लैंड 10 लाख रुपीज़ में, जिसकी एफएमवी थी 19 जनवरी 15 लाख रुपीज़, और दूसरे दिन 15 लाख में फर्म ने बेच दिया। अभी देखो, मिस्टर ए निकल गया, फर्म में बाकी के 3 पार्टनर ए बी सी डी चारों का रेशियो पीएसआर था 25-25-25-25। अब ये 10 लाख से 15 लाख तक का जो गेन है 5 लाख रुपीज़ का, वहाँ पे कौन टैक्स भरना चाहिए सर? क्योंकि ये जब 4 पार्टनर्स थे ए बी सी और डी, चारों को 25-25%, मतलब जो ये 5 लाख था उसका 25-25-25% मतलब 1.25 लाख का टैक्स सबके हिस्से में आता अगर फर्म इस असेट को 19 जनवरी को ही बेच देती। बट जस्ट 1 डे आफ्टर द पार्टनर लेफ्ट, मतलब ये पार्टनर या तो मेंबर जब निकल गया उसके 1 डे के अंदर अगर ये असेट पार्टनरशिप फर्म आगे बेच देती है, तो अब फर्म में सिर्फ 3 पार्टनर्स है। अब मान लो गेन तो 3 लाख का ही, गेन तो 5 लाख का ही है, बट वो 5 लाख अभी 3 लोगों में डिवाइड हो जाएगा और तीनों को शायद 1.67 टैक्स भरने को आएगा। 5 डिवाइड बाई 3, यस 1.67 लाख सबको टैक्स भरने को आएगा। सो जस्ट एक दिन असेट में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हुआ सर, फिर भी आप देखो, जस्ट बिकॉज मिस्टर ए ने पार्टनरशिप फर्म लीव कर दिया, ये असेट के ऊपर सबका टैक्स बढ़ गया 1,25,000 से लेके 1,67,000 चला गया। मतलब सिंपली पुटिंग कि ये 5 लाख का जो गेन है ना, ये चारों पार्टनर में डिवाइड होना चाहिए, ए बी सी और डी। और इसके बाद मान लो 15 लाख से वैल्यू 17 लाख होगी, तो ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स है 3 उसके बीच में डिवाइड होना चाहिए। सर काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है, बट इस चीज़ को कोप अप करने के लिए ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था। आई थिंक इन द फाइनेंस एक्ट 2021 और सो ये सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो ये सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे लगता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक पार्टनर एग्जिस्टिंग रहना चाहिए भाई, क्योंकि अगर सब निकल जा रहे हैं फॉर्म से तो भाई सबको ज़्यादा ही पैसा मिलेगा, और उसके ऊपर वो क्योंकि सब निकल जा रहे हैं, कोई रह नहीं रहा, तो वो तो सब टैक्स भर ही देंगे ना, क्योंकि वो 9B में एप्लीकेबल हो जाएगा सर। 9B में देखो अब डिसोल्यूशन भी है, तो वो डिसोल्यूशन के टाइम पे कैपिटल एसेट जो ट्रांसफर किया उसका वैल्यू बढ़ा, वो फर्म को टैक्स भर लग जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पे हम समझते हैं कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल अंडरहेड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एसेट है। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेनी है? देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको लेनी है मनी प्लस एफएमवी इन द कैपिटल एसेट। मैंने पहले ही आपको बोला कि पार्टनर का कैपिटल था 2 लाख रुपये, उसको मिले 3 लाख रुपये। सो कोई ना कोई तो रीज़न होगा, तो जो 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा मिला वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये 3 लाख रुपीज़ जो मैंने बोला वो किस हिसाब से हो सकता है, या तो वो मनी के फॉर्म में हो सकता है या तो कैपिटल एसेट। यहाँ पे भी ध्यान रखना स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, ठीक है। कॉस्ट तो जो पार्टनर की कैपिटल है रिवाइज्ड कैपिटल वो लेंगे। अभी मैं आपको ना कंबाइन बताता हूँ सेक्शन 9B और 45(4). पहले
एक ट्रांजेक्शन ऐसी है जहाँ पे 45 9B में टैक्स लग चुका है, क्योंकि देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर फॉर्म का हो रहा है तो 9B भी लगेगा और 45 4 भी लगेगा। बट क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया होगा? नॉट। तो पहले आपको इस ट्रांजेक्शन की वजह से जो गेन हुआ, जहाँ पे जो मैंने ऊपर बताया, फॉर एग्जांपल ये जो हमने कैपिटल गेन कैलकुलेट किया, ये एसेट पार्टनर को ट्रांसफर हुई थी इंस्टेड ऑफ आउटसाइडर। तो ये एसेट फॉर्म की 600 रुपये में वाली एसेट थी, ये FMV थी समझ लो, और ये एसेट पार्टनर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मिली थी 300 रुपये और WDV थी 100 रुपये। ये पार्टनर को ट्रांसफर हो गई सर। तो 9B में कितना टैक्स लगेगा? 9B में कितना टैक्स लगेगा सर? 9B में इतना टैक्स लगेगा। अभी अकाउंटिंग के हिसाब से हम देखेंगे सर इस ट्रांजेक्शन की वजह से उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट्स क्या आई। मैं एक न्यू पेज लेके आपको एक समझाता हूँ, एक एग्जांपल खुद से लिख के, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सेक्शन 9B, एक असेट ट्रांसफर हुई पार्टनर को, फर्म ने पार्टनर को असेट ट्रांसफर किया। अब इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से वैल्यू देखते हैं ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे। अब इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से वैल्यू है फॉर एग्जांपल 1000 रुपये। आफ्टर डिप्रिसिएशन WDV, इनकम टैक्स के हिसाब से इसके WDV है 800 रुपये, और ये इसकी FMV चल रही आज के दिन की 1500 रुपये बराबर। अभी अगर पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर को असेट ट्रांसफर करती है तो सेक्शन 9B एप्लीकेबल हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ द केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे 1500 रुपये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है सर? हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये रही, ये मैंने क्या लिखा 800 रुपये, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इनकम टैक्स के हिसाब से WDV, ठीक है। तो ये 800 रुपये और ये 700 रुपये के ऊपर फर्म को टैक्स भी भरना पड़ेगा। दिस इज कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 9B, 700 रुपये बराबर। अभी अकाउंट में क्या वैल्यू थी सर? अकाउंटिंग में इसकी वैल्यू 1000 रुपये थी, क्योंकि अकाउंट्स ने सिर्फ कम डेप्रिसिएशन चार्ज किया। फॉर एग्जांपल फर्म ने सेट 1200 रुपये में परचेस की थी, तो 1200 से 1000 गई और इनकम टैक्स में 800 रुपये गई। तो यहाँ पे फर्म ने 200 रुपये के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम किया है अकाउंट्स में और टैक्स में 400 रुपये के ऊपर। तो इस हिसाब से वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है। पर जब हम अकाउंट्स को कर रहे हैं तब टैक्स को भूल जाने का, जब टैक्स को कर रहे तो अकाउंट्स को भूल जाने का, जैसे कि मैंने आपको बेसिक्स वाला उसमें बताया था। सो यहाँ पे हम क्या लेंगे? देखो अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना, अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना 1500 माइनस 1000, जैसे कि ऊपर बताया मैंने। ये 1000 रुपये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू थी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1000 रुपये वैल्यू और FMV 1500 रुपये। हम ये मान रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ आउटसाइडर वी हैव सोल्ड दिस असेट टू द पार्टनर, जो कि हम आउटसाइडर जब इसे मान लेते हैं। सो अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना हुआ सर? 500 रुपये का अकाउंटिंग प्रॉफिट हुआ। अब इसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा? मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो आप किस हिसाब से कैलकुलेट करोगे? टैक्सेबल प्रॉफिट इनटू टैक्स रेट। तो टैक्स रेट अपनी फिक्स है। पार्टनरशिप फर्म के केस में 30% टैक्स और 4% होगी हेल्थ एंड एजुकेशन से। तो इस 700 के ऊपर 31.2% अगर मैं टैक्स लगाता हूँ तो 218.4, तो मतलब 500 रुपये टैक्स, 500 रुपये आपका इनकम हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसके ऊपर 218 का आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो आपका 281.6 ये प्रॉफिट है जो तीनों पार्टनर्स या तो चारों पार्टनर्स जो पार्टनर है उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम रिवाइज्ड कैपिटल फाइंड कर सकते हैं। वापिस आते हैं सेक्शन के ऊपर, ये रहा लॉजिक एक बार देख लेते हैं वापिस। टू टैक्स द नोशनल गेन टिल रिकॉन्स्टिट्यूशन इन ओल्ड रेशियोज, क्योंकि जो रिकॉन्स्टिट्यूशन तक का गेन था मैंने जो समझाया ऊपर चारों पार्टनर को, वो चारों पार्टनर को टैक्स होना चाहिए। एंड ये जब एक पार्टनर निकल जाता है उसके बाद जो गेन होगा, उसके बाद जो वैल्यू ऑफ असेट में इंक्रीज आएगा वो 3 पार्टनर्स में डिवाइड होगा और उसके ऊपर टैक्स भी वो तीनों पार्टनर्स भरेंगे, ठीक है। लॉजिक एक बार देख लेते हैं। मोस्टली दिस सेक्शन इज यूजफुल ऑन डिसोल्यूशन सो दैट व्हेन ही वाज अ पार्टनर, मतलब मिस्टर ए जो निकल रहा है, अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट बी टैक्सेबल टू हिम।
टू हिज शेयर, ऑल्सो द कंसिडरेशन ही रिसीव्स विल बी ऑल्सो बेस्ड ऑन दैट वैल्यू। जो मैंने आपको बताया, क्योंकि सारी की सारी एसेट्स की वैल्यू बड़ी है, उसी कारण की वजह से उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं उसकी कैपिटल से ज़्यादा। बट मैंने आपको पहले ही समझाया कि जब आप कैपिटल में ट्रांसफ़र कर, जब आप 9B और 45(4) साथ में लगता है, तब आपको एक और एडिशनल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 9B वाला प्रॉफिट अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, ऐसा आपको मान के चलना है। तो ये प्रॉफिट 30 ये आपको कैपिटल में ऐड करना है। आगे जाके क्वेश्चन करेंगे, अटमोस्ट क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये देख लिया। बट यहाँ पर अगर ये नेगेटिव आता है तो हम वैल्यू नील ले लेंगे। फॉर एग्जांपल पार्टनर का कैपिटल 2 लाख रुपए और उसको वैल्यू मिल रहा है 1,80,000 रुपए, तो भाई काहे का इंक्रीज, कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है। ताई बोलती है, छोड़ दो, निर्मला ताई बोलती है कि यहाँ पे अगर टैक्स लग रहा है तो हम टैक्स ले लेंगे, बट अगर आपको लॉस हो रहा है तो हम लॉस अलाउ नहीं करेंगे। लॉस आगे जाके जब पार्टनर्स बेचेंगे तभी कैलकुलेट होगा और एक्चुअल बेसिस पर टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अभी रिकॉन्सिलिएशन का मीनिंग हो गया, डिसोल्यूशन का मीनिंग हो गया, और पार्टनर का कैपिटल गेन, जब कैपिटल बैलेंस हम कैलकुलेट करते हैं, इट शैल नॉट इंक्लूड एनी इंक्रीज ड्यू टू रीवैल्यूएशन। तो यहाँ पे कैसा टैक्स लगता है, देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे हम, मनी प्लस कैपिटल असेट रिसीव्ड बाय पार्टनर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेते हैं, कैपिटल बैलेंस, जो कि मैंने बताया कि रिवाइज्ड कैपिटल बैलेंस होगी आफ्टर कंसिडरिंग द 9B वाला ट्रांजेक्शन। जो कैपिटल बैलेंस आता है वो वाला ट्रांजेक्शन लेंगे, और जो इंक्रीज होगा उसके ऊपर हम टैक्स भर देंगे, ठीक है। एनी इंक्रीज इन द, बट इस कैपिटल अकाउंट मैंने जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताया उसमें ये 3 चीज़ें कभी भी इंक्लूड नहीं होगी। एनी गेन ड्यू टू रीवैल्यूएशन इंक्लूड नहीं होगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होगा, और सेल्फ जनरेटेड एसेट रिकॉर्ड नहीं होगा। सिंपल सी बात है सर, क्योंकि रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट हम पार्टनर के कैपिटल में नहीं देंगे, और जो ओरिजिनल कॉस्ट थी अपार्ट फ्रॉम रीवैल्यूएशन एंड एक्चुअल गेन्स वो हम इफेक्ट दे देंगे। बाकी ये फिक्टिशियस एडजस्टमेंट का इफेक्ट कैपिटल में आएगा नहीं, अगर इफेक्ट दिया हुआ है तो वी विल रिमूव दैट। सर अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है ये सेक्शन, बिलीव मी जब आप क्वेश्चन करोगे, मैंने इतना मास्टर क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है, इस तरीके से आप ड्राफ्ट किया है कि आपके यहाँ पे इसके अलावा काफ़ी और कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हो जाएंगे, और किसी भी फैकल्टी की बुक में ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। और इसके बाद अगर आपको स्टेप्स जानने हैं तो मैंने यहाँ पे स्टेप्स भी नोट करके रखे हैं, ताकि आपको एकदम आसानी हो जाए। अभी आप ज़्यादा सेक्शंस पढ़ रहे हो तो आपको खिचड़ी हो रही होगी दिमाग में, बट इफ़ यू बिलीव मी, अगर आप ये स्टेप्स देख लेते हो एंड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, दिस सेक्शन विल बी मक्खन फॉर यू, ठीक है। ओके, so in section 9B there was only one asset whose value got increased, hence we used to increase the cost to avoid double taxation। जैसे कि मैंने आपको 45(3) में बताया था कि पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को असेट ट्रांसफ़र किया, वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, पार्टनर ने खरीदा था 2 लाख में, फर्म को ट्रांसफ़र किया 3 लाख में, तो ये जो 1 लाख का गेन है, मतलब FMV से लेके यहाँ तक कॉस्ट तक का, वो गेन पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, एंड वही कॉस्ट, वही जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो हमने माना है वो आगे जाके फर्म के लिए कॉस्ट बन जाएगी। पर यहाँ पे एक चीज़ नोट करने लायक है कि यहाँ पे सिर्फ एक असेट था जिसकी वैल्यू बड़ी है, तो हम उस एक असेट को पूरा का पूरा जो गेन हमने टैक्सेबल किया वो दे देते थे। पर यहाँ पे एक और चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं काफ़ी सारी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस अट्रीब्यूशन, दिस कैपिटल गेन टू ओनली वन असेट, हम ये कैपिटल गेन जो हमने 45(4) में कैलकुलेट किया उसको एट्रीब्यूट करेंगे टू ऑल द असेट्स, ऑल द कैपिटल असेट्स, स्टॉक इन ट्रेड, जो भी असेट्स है जिसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है इंक्लूडिंग सेल्फ जनरेटेड गुडविल, उसको हम अलोकेट कर देंगे। सर कंफ्यूजिंग लग रहा है सर, 5 से 10 मिनट रुक जाइए, जब मैं स्टेप्स बताऊंगा बहुत आसान लगेगा आपको, ठीक है। अब 45(4) में अब जो आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हो उसका नेचर क्या होगा, देखो 3 जगह पे उसका नेचर शॉर्ट टर्म होगा, एक ही जगह पे लॉन्ग टर्म होगा। अभी अगर नेचर असेट का नेचर ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गया, फॉर एग्जांपल आपने बेच दिया कोई बिल्डिंग जो कि ब्लॉक ऑफ असेट का पार्ट है, तो उसका भी नेचर शॉर्ट टर्म होगा, तो यहाँ भी 45(4) में भी उसका शॉर्ट टर्म नेचर हो जाएगा।
फिर कोई असेट आ गया ब्लॉक ऑफ असेट का पार्ट है। अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो मैंने बोला कि गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट जब आप पार्टनर को पैसा दे रहे हो 45(4) में जब आप गेन कैलकुलेट करोगे तब आप उस सेल्फ जनरेटेड गुडविल को भी कंसिडर करोगे और उसके हिसाब से वैसे भी गेन लगेगा। और बाकी सारी एसेट के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। फॉर एग्जांपल आपकी कैपिटल एसेट की लाइफ 2 साल से ज़्यादा थी। फॉर एग्जांपल अगर आपने लैंड ट्रांसफ़र किया, उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड कर रहा था तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब भी मज़ा आएगा। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए भाई साहब, बहुत मज़ा आ जाएगा। जब फर्म ने पार्टनर को एसेट ट्रांसफ़र किया तो आपको पहले सोचना क्या है सर, आपको पहले ये सोचना है कि वेदर इट इज़ अ रिकॉन्स्टिट्यूशन या तो डिसोल्यूशन। अगर कोई एक है जो बच रहा है पुराने में से तो हम उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे, अगर सब निकल जा रहे हैं तो डिसोल्यूशन बोलेंगे। फिर हम देखेंगे असेट कौन सा ट्रांसफ़र हुआ है, क्या उसको कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र हुआ है, स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफ़र हुआ है या तो मनी ट्रांसफ़र हुआ है। अब ये इन्फॉर्मेशन की मदद से हम डिराइव कर सकते हैं विच सेक्शंस आर एप्लीकेबल। देखिए इसके बाद तो बहुत आसान हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। अगर दोनों सेक्शन एप्लीकेबल है तो क्या करना है, सिर्फ 9B एप्लीकेबल है तो क्या करना है, सिर्फ 45(4) एप्लीकेबल है तो क्या करना है, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले आपको यही देखना है रिकॉन्स्टिट्यूशन है या डिसोल्यूशन है, बाद में देखेंगे कैपिटल एसेट है, स्टॉक इन ट्रेड है या मनी है। फिर उसके बेसिस पे हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। देखो अगर सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन है तो 9B लगेगा। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल एसेट कुछ भी ट्रांसफर हुआ तो मेरा 9B लगेगा। अगर डिसोल्यूशन के टाइम पे मेरा कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ तो मेरे दोनों सेक्शन लग जाएंगे, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे अगर आपका कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ तो दोनों सेक्शन लग जाएंगे, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन दोनों में है, कैपिटल एसेट भी दोनों में है। अगर मेरा डिसोल्यूशन के टाइम पे मनी ट्रांसफ़र हुआ तो मेरा सिर्फ 45(4) लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मनी नहीं है। सो यहाँ से ना आप इतना याद रख के आप कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा वो आप तय कर सकते हो। उसके बाद क्रोनोलॉजी में क्या आता है, अगर 9B एप्लीकेबल है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे सर, FMV लेंगे, कॉस्ट जो ओरिजिनल थी वो लेंगे और ये कैपिटल गेन आ जाएगा। अगर 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 एक केस ऐसा बनता है जहाँ पे 45(4) एंड 9B आपका दोनों साथ साथ में एप्लीकेबल हो जाएगा, वो केस में आपको एक एडिशनल स्टेप करना है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आया होगा। तो आपको क्या करना है, अकाउंटिंग प्रॉफिट माइनस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन विच इज टैक्सेबल प्रॉफिट इनटू टैक्स रेट। ये मतलब आपका जो नेट प्रॉफिट है वो आपको पार्टनर के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है उसमें ये ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहीं पे भी नहीं आया है। सो इस ट्रांजैक्शन का हमको पहले इफेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि 45(4) में हमको पार्टनर का कैपिटल चाहिए एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मनी करेंगे प्लस कैपिटल एसेट करेंगे माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कि पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है, वो अपना कैपिटल गेन बन जाएगा। और इस कैपिटल गेन को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये जो आपका कैपिटल गेन है ये एक एसेट के रिलेटेड नहीं, आपकी काफ़ी सारी एसेट की वैल्यू जब बढ़ी तब जाके आपका ये गेन कैलकुलेट हुआ है। तो इस कैपिटल गेन को हम सभी एसेट्स में डिवाइड करेंगे, उसके हिसाब से उसका नेचर डिसाइड होगा, वेदर इट इज़ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अब जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब बहुत ही आपको आसानी हो जाएगी। और अभी मैं आपको ना क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ। पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। A, B and C are partners in a partnership firm ABC and Associates. Mr. A retired on 31st March 2026। मतलब रिटायर हुआ, मतलब A, B और C कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब पहले मैंने आपको जैसे ही बोला क्रोनोलॉजी, रिकॉन्स्टिट्यूशन है या डिसोल्यूशन है सर, एक बंदा रह रहा है मतलब इट इज़ अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब अपने को ये देखना है कि असेट कौन सा ट्रांसफ़र किया है। बिलीव मी, क्वेश्चन करोगे इतना आसान लगेगा, एक क्वेश्चन बस खुद से देखना है आपको। आफ्टर हिज रिटायरमेंट फर्म विल बी ऑपरेटेड बाय मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, जो मैंने बोला आपको, बिकॉज इट इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन, दे आर शेयरिंग इन द प्रॉफिट्स एंड द लॉसेज इन द इक्वल रेशियो, मतलब PSR इक्वल है। ऑन रिटायरमेंट द फर्म हैज सेटल मिस्टर एज अकाउंट, मतलब ए को क्या दिया, कैश ऑफ 2 लाख। अभी यहाँ पे कैश दिया, मनी और कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ, तो कौन सा सेक्शन लगेगा सर, 45(4) लगेगा। यहाँ रहा मनी या तो कैपिटल एसेट, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे पार्टनर का दिया जाता है तो 45(4) लगता है। बहुत आसान।
ओके, अब क्वेश्चन आगे पढ़ते। 2 लाख का कैश दिया, बिल्डिंग नंबर 2, जो बिल्डिंग नंबर 2 यहाँ पे है, कैपिटल एसेट अगर आप देते हो पार्टनर को ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन तो क्या सेक्शन 9B लगता है? जी सर लगता है। कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है, स्टॉक इन ट्रेड या तो कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो सेक्शन 9B भी लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ के हमने सबसे पहले ये डिसाइड किया क्रोनोलॉजी के हिसाब से कि कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है। क्या सिर्फ 9B एप्लीकेबल है, क्या सिर्फ 45(4) एप्लीकेबल है, या दोनों एप्लीकेबल है? तो इस क्वेश्चन पढ़ के हमें यह समझ में आया कि यहाँ पे दोनों सेक्शंस एप्लीकेबल है। तो स्टेप्स आपके क्या रहेंगे? सर मैंने पहले ही बोला है कि जब दोनों सेक्शन साथ में एप्लीकेबल हो रहे हैं तो आपको पहले क्या करना है। देखो अब मैं आपको ना स्टेप वाइज बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन जहाँ पे, अब मैं समरी में से आपको बता देता हूँ, रिकॉन्स्टिट्यूशन है, अगर पार्टनर को कैपिटल एसेट या तो मनी ट्रांसफर होता है तो 9B भी लग जाएगा, 45(4) भी लग जाएगा। सर आपको स्टेप्स क्या लेना है? सबसे पहले 9B, उसके बाद 9B का कैपिटल गेन आ जाएगा। वो कैपिटल गेन क्योंकि एक एसेट के रिलेटेड है तो वो हम अकाउंट में उसका इफेक्ट देंगे, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट डिवाइड लेस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन विच इज टैक्सेबल प्रॉफिट इनटू टैक्स रेट। बहुत आसान, जो मैंने ऊपर 3 बार मैं आपको एग्जांपल बता चुका हूँ, ये रहा, एक बार वापस बता देता हूँ। ये प्रॉफिट जो लेते हैं अकाउंट्स के हिसाब से लेते हैं, गलती आप यहाँ पर ही करोगे, ध्यान से सुनना। जो ये प्रॉफिट लेते हैं ये इस पर अकाउंट्स लेते हैं, और ये टैक्स लेते हैं वो टैक्सेबल प्रॉफिट इनटू ओरिजिनल टैक्स रेट, मतलब यहाँ पे सब टैक्स वाला लेते हैं, इनकम भी टैक्स वाला, रेट भी टैक्स वाला। और यहाँ पे जो प्रॉफिट लेते हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से है, और फिर जो पार्टनर को अट्रीब्यूशन आएगा वो हम निकाल लेंगे और वो पार्टनर के कैपिटल में ऐड होता है, तो उस हिसाब से उसको ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप जो आपको एक्चुअल कैपिटल गेन से निकालना है, ये कैपिटल गेन्स टैक्स निकाल लिया, फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट और उसको पार्टनर के कैपिटल, जो ऊपर हमने 30 निकाला उसको पार्टनर के कैपिटल में ऐड करेंगे। सिंपल एक एग्जांपल ले लेता हूँ। पार्टनर का कैपिटल 2 लाख रुपए है, अब 9B का कैपिटल गेन आया 90,000 रुपये। 3 पार्टनर से A B C तीनों का PSR इक्वल, तो 1/3 1/3 1/3 यानी कि 30,000 सब में डिवाइड होगा। अब पार्टनर A का कैपिटल बैलेंस चल रहा है 2 लाख रुपये, बट अभी देखो ये प्रॉफिट का इफेक्ट अभी भी पार्टनर के कैपिटल में नहीं आया है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल फर्स्ट गिव द इफेक्ट ऑफ दिस 30,000 टू कैपिटल बैलेंस ऑफ मिस्टर ए, जिसका कैपिटल बैलेंस था 2 लाख रुपए, उसमें हम ये 30,000 रुपये को ऐड कर देंगे, तो रिवाइज्ड कैपिटल क्या आएगा? 2,30,000 रुपये। और अगर उससे ज़्यादा पैसे अगर उसको मिल रहा है तो 45(4) भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी जितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको देख के, बिलीव में क्वेश्चन करने के बाद उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 9B 45, तो पहले हम क्या किया, पहले 9B में कैपिटल गेन निकाला, फिर उसका अकाउंट इफेक्ट सोचा, फिर उसका जो प्रॉफिट आया वो हमने पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर किया, फिर हम 45(4) में गेन निकालेंगे। गेन निकालते टाइम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे? मनी प्लस FMV ऑफ द कैपिटल एसेट विच इज गिवन टू पार्टनर, और कैपिटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? जो भी उस रिवाइज्ड कैपिटल जो हमने यहाँ पर स्टेप नंबर 4 में निकाली है, अकाउंटिंग प्रॉफिट माइनस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है, वो वाले का इफेक्ट ऐड करके जो रिवाइज्ड कैपिटल आएगा वो यहाँ पे कॉस्ट बन जाएगी। और एज दिस गेन इज फिक्टिशियस, देखो वहाँ पे 45(3) और 45(4) में क्या हो रहा था कि एक असेट पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर तक जा रहा था, या तो पार्टनर से पार्टनरशिप फर्म तक, या तो पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर तक, मतलब यहाँ पे ओनरशिप चेंज हो रही थी। बट 45 यहाँ पे 45(4) में 45 वो जब मैंने पहले बोला था, रिपीट कर देता हूँ एक बार, सेक्शन 45(3) और 9B में जब कैपिटल गेन लग रहा था तब पार्टनर से पार्टनरशिप फर्म तक, या तो फर्म से लेकर पार्टनर तक असेट की ओनरशिप ट्रांसफर हो रही थी। बट इन सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 कोई भी तरीके का पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। ये असेट की ओनरशिप पहले भी फर्म की थी, बाद में भी फर्म की है, बट फर्म जब इवेल्युएट करती है कि पार्टनर को रिटायरमेंट के टाइम पे कितना पैसा देना चाहिए, तब बिहाइंड जो थॉट्स है वहाँ पे ये चीज़ रही होगी कि हाँ इस असेट्स की वैल्यू बढ़ गई है तो पार्टनर को ज़्यादा पैसा दे देते हैं, और उसके हिसाब से जो कैपिटल गेन था वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये जो कैपिटल गेन है फिक्टिशियस है, क्योंकि वहाँ पे तो असेट ट्रांसफर हो रही थी भाई साहब, यहाँ पे तो कोई भी असेट
ट्रांसफ़र हो ही नहीं रही है, फिर भी आपको कैपिटल गेन लग रहा है, तो ये कैपिटल गेन एकदम फिक्टिशियस है भाई। तो अगर आपने आज मान लो 1 लाख की एसेट थी, आपने उसको 50,000 वैल्यू इंक्रीज कर दिया, 50,000 रुपये, 1,50,000 मान लो इसके एफएम है, तो 1,50,000 से लेके आप 1 लाख तक के बीच में जो डिफरेंस है उसके ऊपर आपने 50,000 रुपये के ऊपर टैक्स ले लिया। अब फ्यूचर में जाके मान लो फर्म ने वो असेट 1,60,000 में बेच दी, तो आगे जाके कितने पे टैक्स लगेगा? 1,60,000 और उसमें से माइनस ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख, यानी कि 60,000 रुपये के ऊपर टैक्स लग रहा है, करेक्ट। बट एक्चुअली भाई 50,000 के ऊपर तो तुम पहले ही टैक्स ले चुके हो 45(4) में, तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, ये 50,000 से हम आपकी कॉस्ट बढ़ा देंगे। दैट इज आपको जो टैक्स भरना रहेगा वो 1,60,000 माइनस 1,50,000, मतलब आपको 10,000 पे ही टैक्स भरना है। क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। जो रिमेनिंग असेट्स है एक्सेप्ट जो 9B में ट्रांसफ़र हो चुका है, क्योंकि उसके ऊपर हमने 9B में ऑलरेडी कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लिया है, उसके ऊपर हम यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। और रेशियो का रेशियो ऑफ इंक्रीज, मतलब अगर असेट 1 लाख से 1,50,000 तक गई तो उसको एट्रीब्यूशन जाएगा 50,000। दूसरी कोई एसेट है जो मान लो 2 लाख से लेके 3 लाख गई, तो उसका एक इंक्रीज हुआ 1 लाख। मान लो ये 2 ही रिमेनिंग एसेट, तो 50:100 उस रेशियो में हम ये कैपिटल गेन को डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन तक रुक जाना अगर यहाँ से जाने की सोच रहे हो, बिलीव में मज़ा आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन ही कर लेते हैं। कैलकुलेट कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 9B। 9B में कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है सर? मैंने बताया आपको यही सोचना है कि असेट अगर आउटसाइडर को बेची होगी तो कितने पे टैक्स लगता है। सो अगर असेट आउटसाइडर को बेची होगी, कौन सी असेट ट्रांसफर हो रही है? यहाँ पे शायद बिल्डिंग 2 ट्रांसफर, यस बिल्डिंग 2 ट्रांसफर हो रही है। तो बिल्डिंग 2 आउटसाइडर को बेचते तो एफएमवी पे बेचते सर 4,60,000 में बेचते। फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू क्या है? 2,50,000 रुपये। तो 4,60,000 और 2,50,000 दोनों का डिफरेंस, वो टैक्स हो जाएगा आपका 9B में फॉर बिल्डिंग 2 कैपिटल गेन्स इन द हैंड्स ऑफ फर्म। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, इतना क्लैरिटी मिलेगा, बस अभी 5 मिनट की देरी। अगर 9B लगता है, देखो ऊपर हमने डिसाइड किया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस है और ट्रांसफर एसेट हो रही है मनी एंड कैपिटल एसेट, तो क्या कौन सा सेक्शन लगेगा? 9B भी लगेगा, 45(4) भी लगेगा। तो पहले 9B को अप्लाई करेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 4,60,000 रुपये। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि WDV ऑफ द ब्लॉक है 2,50,000 रुपये, यहाँ पे लिखा 2,50,000 रुपये। तो आपको 2,10,000 रुपये के ऊपर एडिशनल टैक्स भरने को आ गया। अब मैंने बोला था जब भी एडिशनल टैक्स भरने को आएगा हम सोचेंगे कि इसका इफेक्ट अकाउंट्स में हमने नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसका इफेक्ट्स अकाउंट्स में देंगे। 2,10,000 रुपये का जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट, अब मैंने बोला था सबसे पहले बात, क्योंकि अकाउंट्स का प्रॉफिट अलग, टैक्स का प्रॉफिट अलग, तो यहाँ पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आप वन थिंग टू बी नोटेड, यहाँ पे देखो अकाउंट्स की WDV कितनी है? 2,50,000 रुपये। टैक्स की WDV भी बाई चांस 2,50,000 रुपये ही है, तो यहाँ पे टैक्स और अकाउंट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे जो अमाउंट आया उसी पे टैक्स लग जाएगा। तो 2,10,000 रुपये और उसके ऊपर ही टैक्स लग जाएगा 30% टैक्स और 4% हेल्थ एजुकेशन सेस। तो आपका बनता है 63,000 का टैक्स और उसके ऊपर 2,520 का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और आपका टोटल अमाउंट बन जाता है 65,620। वापस रिवाइज करवा रहा हूँ कि ये 2,10,000 का जो गेन आया 9B में, ये गेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ। आपको हर बार ये अज्यूम करते हुए चलना है सर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट आपको कभी भी पार्टनर के कैपिटल में ऐसे ही आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, टैक्स माइनस करके ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो इसके ऊपर टैक्स आया 65,520 का, तो नेट ऑफ टैक्स 2,10,000 में से अगर मैंने टैक्स माइनस कर दिया तो 1,44,480 रुपीज़ जो है वो आपका नेट गेन बचता है। अरे भाई पर हम तो सिर्फ मिस्टर ए का गेन निकाल रहे हैं, क्योंकि रिटायर तो सिर्फ मिस्टर ए हुआ है, तो PSR इक्वल है, तो ये प्रॉफिट में से मिस्टर ए को कितना शेयर मिलेगा? दिस डिवाइड बाई 3, यानी कि 48,160 रुपीज़ का जो टैक्स है वो ए को लग जाएगा। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, ये माथापच्ची क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 45(4) में हमको ये बोला गया है कि आपको पार्टनर का कैपिटल चाहिए भाई। अगर पार्टनर का कैपिटल चाहिए तो हमें ये ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया
कि रिवाइज्ड कैपिटल बैलेंस आपको फाइंड, अच्छा रिवाइज कैपिटल बाकी है हमारा, तो ओरिजिनल कैपिटल ए का कितना है 3 लाख रुपीस, पर हमने अभी देखा स्टेप 2 में कि जब भी 9B और 45 साथ में 45 साथ में लगता है, हम जो गेन हुआ 9B पे वो भी पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि ये 48,160 को पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी सर, आपकी ये गेन आपको पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस दिख रहा होगा। अभी प्रॉफिट एंड लॉस को जीरो करने के लिए आप P&L अकाउंट को डेबिट करोगे और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ ए 48,160 तो ये अमाउंट जो है इस तरीके से पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये सिर्फ तीनों पार्टनर में आएगा, ए बी सी तीनों को 48,160 48,160 तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल गेन 480 का कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो एक रिवाइज्ड कैपिटल बैलेंस क्या होगा सर, 3 लाख तो इसमें पहले से पड़ा था, और यहाँ से ऊपर जो ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट हुआ उसमें ए का शेयर कितना था 48,160 जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया, और रिवाइज्ड कैपिटल आया 348,160। अभी कैपिटल गेन 45,400। अभी देखो 9B का लफड़ा हो गया, क्रोनोलॉजी आपकी हो गई। देखिए क्रोनोलॉजी में हमने क्या बताया था, 2 स्टेप्स आपके हो गए, रिकॉन्स्टिट्यूशन डिसोल्यूशन डिसाइड हो गया, कैपिटल एसेट स्टॉक एंड ट्रेड डिसाइड हो गया, फिर कौन से सेक्शन एप्लीकेबल है 9B 45 दोनों एप्लीकेबल है। क्या आपने 9B कर लिया, यस। फाइंड पार्टनर्स कैपिटल रिवाइज बैलेंस, क्या आपने देख लिया रिवाइज बैलेंस, यस। आपके 45,400 अभी यहाँ पे इस स्टेप पे हम पहुँचे हुए हैं। अभी यहाँ पे तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कहाँ पहुँचे थे हम, यस यहाँ पे। तो 45,400 में कितना टैक्स लगेगा, हम ये देखेंगे कि पार्टनर को कितना पैसा मिला। सर पार्टनर को 2 लाख रुपए का मनी मिला, और जो कैपिटल एसेट मिला जिसके ऊपर टैक्स लग चुका है, कितने पे लग चुका है सर 4,60,000 आई गेस, यस 4,60,000। मतलब ये 6,60,000 रुपये हमने पार्टनर को आज दे दिए कि भाई तेरा जो कैपिटल बैलेंस है उसके बदले में वी आर गिविंग यू द कैपिटल एसेट जिसकी वर्थ आज 4,60,000 रुपये है, और 2 लाख रुपये तेरे को कैश दे रहे हैं। मतलब टोटल तेरे को 6,60,000 की चीज़ दे रहे हैं इन कंसिडरेशन ऑफ योर कैपिटल। मतलब तेरा कैपिटल बैलेंस फर्म में रहेगा नहीं, उसके बदले में हम तेरे को ये दे रहे हैं। बट पार्टनर ए का कैपिटल था कितना, तो 3 लाख उसका ओरिजिनल कैपिटल था जो हमने क्वेश्चन में देखा था 3 लाख रुपए, और यहाँ पे उसको 9B वाले ट्रांजेक्शन से गेन कितना हुआ था 48,160 उसका शेयर। तो उसका शेयर जो है यहाँ से हमने कैपिटल गेन मतलब ये 348 यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, उसका रिवाइज्ड कैपिटल बैलेंस वो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, 311,840 आ गया। ये आपका आराम से हो जाएगा 45,400 का गेन। बस यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है फाइनली। अगर आप स्टेप्स देखोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। अभी देख लीजिए, यहाँ पे मैंने पहले आपको सेक्शन 45(4) पहले सेक्शन 45 9B आपको अप्लाई करना है, कैपिटल गेन को कैलकुलेट करना है, फिर आपको जो टैक्स है वो निकालना है एक्चुअल टैक्स, फिर आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालना है, फिर आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स, दिस इज बिकॉज ऑफ अट्रीब्यूशन, ताकि हम पार्टनर का रिवाइज्ड कैपिटल गेन फाइंड कर सके। तो रिवाइज्ड कैपिटल फाइंड हुआ, उसके बाद कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे अंडर सेक्शन 45(4) बस। और ये 45(4) को हम फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये आपको नीचे एक पार्ट में आएगा, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त होता है। पार्ट नंबर 3 कैलकुलेट कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 45 सबसेक्शन 4, ये भी कैलकुलेट हो गया। सर अगर आप यहाँ तक आ चुके हो, आपने नोटिस किया होगा कि वीडियो में बीच में कट लगा है, बिकॉज अब कट लग ही चुका है, तो मैं आपको एक मिनट आपका लेना चाहूँगा। सो मैं बिलोंग करता हूँ गुजराती मीडियम से, एंड आई स्टडीड इन गुजराती मीडियम थ्रू आउट माई स्कूलिंग। सो यहाँ पे हिंदी में मैं पहली बार लाइफ में इतना बोल रहा हूँ कंटिन्यूस फॉर अराउंड 1 hour and 15 minutes मैंने कंटिन्यूस हिंदी में बोला। एंड बीच में टुडे इज़ माई बर्थडे, तो मैं आज ही इस चैनल को लॉन्च करने वाला था, तो उसकी वजह से बीच में 2 क्वेश्चंस में थोड़ा इधर उधर हो गया था मेरे से वाइल टाइपिंग। सो मैंने वो पार्ट को रिमूव कर दिया, पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग करने के बाद उस पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया, एंड लास्ट 25 मिनट्स का पार्ट मैं एक बार वापस रिकॉर्डिंग करके डाल रहा हूँ। सो यू आर सीइंग दिस वीडियो फ्रॉम द न्यू एंड फ्रेश पार्ट। जस्ट एक बार कमेंट कर देना
कि क्या सब बराबर है, स्पीड एक्यूरेसी सब बराबर है। एंड समटाइम्स यू मे फील दैट थोड़ा लैग आ रहा है, फंबल हो रहा हूँ, बिकॉज हिंदी इज़ नॉट माई नेटिव लैंग्वेज। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम let us restart the video. So I guess we are on question number 4. so question number 4 से start करते। question number 4 था क्या सर, attribution देखना था हमें कि what will be the attribution of capital gain, जो हमने वहां पे ऊपर कैलकुलेट किया। सर एक मिनट, कितना कैपिटल गेन था? आई गेस 3,11,000 समथिंग था। यस, 3,11,840 का जो कैपिटल गेन था। अब मैंने आपको ये बताया था कि 45 में सिर्फ एक एसेट ट्रांसफर नहीं हुई, देयर आर मल्टीपल एसेट्स विच आर गेटिंग ट्रांसफर्ड, एंड उसकी वजह से कैपिटल गेन अराइज होता है, जिसकी वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से आपका 45 में कैपिटल गेन अराइज होता है। सो वी कैन नॉट अट्रीब्यूट दैट कैपिटल गेन टू ओनली सिंगल एसेट। सो वहां पे जो कैपिटल गेन हम रिकॉर्ड करते हैं 45 में, इट इज फिक्टिशियस कैपिटल गेन। तो आगे जाके डबल टैक्सेशन ना हो, उसकी कारण हमें इस कैपिटल गेन जो हमने कैलकुलेट किया 3,11,840 का, उस कैपिटल गेन को जिस वैल्यू में इंक्रीज हुआ उस असेट में इंक्रीज उस असेट में अलोकेट करना पड़ेगा। बट प्लीज कीप इन माइंड दैट ये कैपिटल गेन है, जो 3,11,840 हमने कैलकुलेट किया वो कैपिटल गेन है। सो वी कैन अट्रीब्यूट दैट कैपिटल गेन ओनली टू द कैपिटल एसेट्स एंड नॉट द रिमेनिंग एसेट्स। फॉर एग्जांपल कैश, उसको हम अट्रीब्यूट नहीं कर सकते। स्टॉक इन ट्रेड, इवन उसका वैल्यू बड़ा है फिर भी हम स्टॉक इन ट्रेड को कुछ भी अट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट योर कैपिटल एसेट। आई होप यू गेट इट। सो एक बार मैं आपको नोट से भी बता देता हूँ। यहाँ पे सेक्शन 45, देयर आर मल्टीपल एसेट्स whose value got increased, hence we will attribute the capital gains to all remaining capital assets। मैंने लिखा रिमेनिंग कैपिटल एसेट्स। उस कैपिटल एसेट्स में ये जो अपने गेन कैलकुलेट किया वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेचर क्या होगा सर, मैंने आपको पहले ही बताया, जो 3 एसेट्स है उसके केस में हमेशा शॉर्ट टर्म रहेगा, बाकी ऑलवेज इट विल बी लॉन्ग टर्म। सो 3 एसेट्स कौन कौन सी थी सर? सबसे पहले स्टॉक इन ट्रेड आपका, ये सॉरी आपका अगर एसेट का नेचर ऐसा है कि विच इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो सेल्फ जनरेटेड एसेट है, इट विल बी ऑलवेज कैपिटल एसेट। एंड तीसरा आपका था कि अगर आपका एसेट है वो पार्ट ऑफ द ब्लॉक है तो भी उसे शॉर्ट टर्म माना जाएगा। रिमेनिंग केसेस में उसको लॉन्ग टर्म मान लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि इसमें हम देखेंगे कि लैंड हमने ट्रांसफर किया है, लैंड का वैल्यू इंक्रीज हुआ। सो लैंड वी वर होल्डिंग फॉर 3 years, तो 3 साल इज अ लॉन्ग टर्म पीरियड। वो ऊपर की किसी भी केस में नहीं बैठता है, तो लॉन्ग लैंड के केस में वी विल ट्रीट द कैपिटल गेन एज द लॉन्ग टर्म। अट्रीब्यूशन देख लेते हैं सर एक बार, बहुत ही आसान तरीके से। पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ। अट्रीब्यूट द अबव कैपिटल गेन एज पर रूल 8 अभी, मतलब क्वेश्चन 3 में हमने जो कैपिटल गेन कैलकुलेट किया उसको हम किस रेशियो में अट्रीब्यूट करेंगे। सर इतना कैपिटल गेन कैलकुलेट तो कर लिया, बट किस असेट के ऊपर कैपिटल गेन हुआ? बिकॉज इट इज अ फिक्टिशियस गेन, इट इज जस्ट कैलकुलेटेड ऑन एन इंक्रीज वैल्यू ओवर योर कैपिटल बैलेंस। ठीक है सर, कितना कैपिटल गेन कैलकुलेट हुआ था? 3,11,840। कौन कौन से एसेट में एट्रीब्यूट होगा सर? कैपिटल एसेट जो कि बच गई है, रिमेनिंग कैपिटल एसेट्स, क्योंकि जो एसेट आपने ट्रांसफर कर दी उसके ऊपर यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड योर गेन ऑन सेक्शन नंबर 9B। तो यहाँ पे हम उसी एसेट के ऊपर, उसी कैपिटल एसेट्स के ऊपर एट्रीब्यूट करेंगे जो आपका बच गया है। सो स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर कोई भी एट्रीब्यूशन नहीं होगा। हम पूरा का पूरा बैलेंस शीट देख रहे हैं सर, देखिए ऊपर से बैलेंस शीट से ही बता देता हूँ आपको। स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर कोई भी एट्रीब्यूशन नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। दूसरा लैंड, क्या लैंड के ऊपर एट्रीब्यूशन होगा? जी हाँ सर होगा, क्योंकि लैंड का वैल्यू भी इंक्रीज हुआ है, 2,20,000 से लेके 2 लाख से लेके 2,20,000 तक गया है। बिल्डिंग 1 क्या इंक्रीज होगा? 1 लाख से लेके 1,30,000 तक गया है, क्या यहाँ पे एट्रीब्यूट होगा? जी सर होगा। बिल्डिंग नंबर 2 क्या यहाँ पे एट्रीब्यूट होगा? जी नहीं दोस्तों, बिकॉज इस असेट पे जो इंक्रीज हुआ है 2,50,000 से लेके 4,60,000, वहां पे हम पूरा का पूरा कैपिटल गेन 9B में ऑलरेडी टैक्स कर चुके हैं पार्टनरशिप फर्म को। यहाँ पे वापस एट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्या गुडविल के केस में एट्रीब्यूशन होगा? जी हाँ सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मान के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान के हम यहाँ पर एट्रीब्यूट करेंगे। इसका वैल्यू 0 था, बुक्स अकाउंट्स में इसका वैल्यू 0 है, बट उसका FMV 1 लाख है। तो यहाँ पे हम 1 लाख के हिसाब से जो भी रेशियो बैठता होगा 3,11,840 को हम लैंड में, बिल्डिंग नंबर 1 में एंड गुडविल में एट्रीब्यूट कर देंगे। देखो कैश इन हैंड की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है सर, ठीक है। देखिए एट्रीब्यूशन कैसे होगा
स्टॉक इन ट्रेड नो एट्रीब्यूशन, लैंड, बिल्डिंग 1 एंड गुडविल, ये तीनों के केस में एट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि बिल्डिंग 2 के केस में ऑलरेडी उसको टैक्स कर चुके हैं 9B में। बिल्डिंग 1 30,000 का जो इंक्रीज हुआ, लैंड के केस में 20,000 इंक्रीज हुआ, गुडविल के केस में कुछ नहीं था ही नहीं, पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो इंक्रीज ही है। तो टोटल इंक्रीज इन एसेट आपका कितना हुआ, कहना इसे 1,50,000 हुआ, जिसमें से 20 लाख आई कैन एट्रीब्यूट टू लैंड, 20,000 आई कैन एट्रीब्यूट टू लैंड, 30,000 आई कैन एट्रीब्यूट टू बिल्डिंग 1, एंड बाकी का जो 1 लाख रुपीज है वो एट्रीब्यूट हुआ है इसको गुडविल को। कहने से 20:30:100 के रेशियो में हम ये 3,11,840 को एट्रीब्यूट कर देंगे आराम से सर। ठीक है सर, कितना आता है 3,11,840 इंटू ये वाला 20 और डिवाइड बाई 150 कर देंगे टोटल रेशियो। तो इस गेन को रेशियो में बांटने पर इतना एट्रीब्यूशन आता है 41,579, 62,368 एंड 2,07,893 का एट्रीब्यूशन आता है आपका गुडविल को। सर कोई बात नहीं, अभी इस एसेट की वैल्यू हम आगे जाके बढ़ा देंगे, ताकि जब आगे जाके उस एसेट को बेचा जाए तब उसकी कॉस्ट जो है वो रिवाइज्ड कॉस्ट हो जाए और उसमें जो गेन पहले टैक्सेबल हो चुका है उतने के ऊपर वापस टैक्स ना लगे। तो हम यहाँ पे रिवाइज्ड कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। रिवाइज्ड कॉस्ट कैसे, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस द एट्रीब्यूशन ऑफ दैट 3,11,840, तो वहाँ पे अपनी कॉस्ट आ जाएगी 2 लाख प्लस 41,579 यानी कि 241,579। देन बिल्डिंग 1 के केस में इतना एट्रीब्यूशन गया तो 1 लाख प्लस 62,368 तो 162,368 आ गया। यहाँ पे गुडविल के केस में 0 था वैल्यू और 2,07,000 का इंक्रीज हुआ, 2,07,893 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। अब नेचर देख लेते हैं एक बार। देखिए गुडविल और सेल्फ जनरेटेड एसेट ऑलवेज शॉर्ट टर्म, बिल्डिंग पार्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट, क्योंकि ऊपर बोला था मैंने कि इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म होगा। दूसरी बात, लैंड के केस में मैंने ऊपर ही बोला था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लैंड वी आर होल्डिंग लैंड फॉर द 3 years, सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म हो जाएगा बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग इन एनी एक्सेप्शंस, जो मैंने 3 बताए थे। अब यहाँ पे ये एट्रीब्यूशन पूरा का पूरा हो गया। अब ये एट्रीब्यूशन आप देखोगे ना तो इट इज 3,11,840, पूरा का पूरा हो गया, उतना ही आपका कॉस्ट बच गया। मतलब जितना आपने आज टैक्स भरा है उतनी इनकम का बेनिफिट आपको फ्यूचर में जाके मिल जाएगा। सो आपका टेक्निकली कोई लॉस नहीं हुआ, जो टैक्स आप फ्यूचर में भरने वाले थे वो टैक्स आपने आज 45(4) में भर दिया। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर हो गया ये, 4th पार्ट भी हो गया। अब कैलकुलेट द कैपिटल गेन ऑन लैंड इफ इट इज सोल्ड टू आउटसाइडर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर ₹2,40,000। अब मैंने आपको लास्ट पार्ट में ही बताया था, अगर हम नेक्स्ट ईयर में किसी भी एसेट को या फ्यूचर में किसी भी एसेट को बेचेंगे तब जो कॉस्ट लेंगे इट विल बी अ रिवाइज्ड कॉस्ट इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि उसके ऊपर हम ऑलरेडी टैक्स भर चुके हैं सर। तो हमने लैंड बेचा 2,40,000 रुपये में, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, 2,40,000 रुपये में हमने लैंड बेचा और ऊपर एट्रीब्यूशन टेबल के हिसाब से देखिए आप कितना वैल्यू है लैंड का। सर लैंड का वैल्यू 2 लाख था पहले, बट बिकॉज ऑफ द कैपिटल गेन ऑफ 3,11,840 उसमें से इतना कैपिटल गेन हमने लैंड को एट्रीब्यूट किया था और रिवाइज्ड जो बैलेंस आया था लैंड का 241,579। आपको पता है लैंड के ऊपर कोई डिप्रिसिएशन नहीं लगता, तो इसके ऊपर आप देख सकते हो 241,579 उतना ही वैल्यू हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगा और इसके ऊपर अभी कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा, तब इसको कॉस्ट मान लिया जाएगा। 2,40,000 में बेचा है और इसकी कॉस्ट 2,41,579, तो मतलब 1,579 रुपीज का आपको लॉस आएगा। देखिए अगर आप एट्रीब्यूशन नहीं करते तो आप कैसे करते, 2,40,000 में बेचा, 2 लाख उसकी कॉस्ट थी, 40,000 का गेन आता। पर मेरे भाई जो आप यहाँ पे टैक्स भर चुके हो 3,11,840, इसमें से मतलब 41,579 आपने यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब आप इस असेट के ऊपर 41,579 ऑलरेडी इनकम बना चुके थे। अब वापस आप 2,40,000 में बेच रहे हो, सो यू आर गेटिंग अ लॉस इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट। सो यहाँ पे 1,579 का लॉस आएगा, ये लॉस आप क्लेम कर सकते हो इन द नेक्स्ट ईयर जब आप बेच रहे हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं, पार्ट नंबर 6। कैलकुलेट ऑल ऑफ द अबव इफ इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग नंबर 2 द स्टॉक इन ट्रेड वाज ट्रांसफर्ड। अपनी सर वही बात क्रोनोलॉजी समझेंगे। सबसे पहले
क्या ट्रांसफर हुआ? स्टॉक इन ट्रेड। कब ट्रांसफर हुआ सर? रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, क्योंकि पहले ही बोल दिया था इट इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। सर रिकॉन्स्टिट्यूशन और स्टॉक इन ट्रेड कौन सा सेक्शन लगेगा सर? 9B। बट यहाँ पे ऊपर एक मनी भी तो ट्रांसफर हुआ है सर। सो अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर किया उसके लिए 9B लगेगा, एंड आपने जो मनी ट्रांसफर किया है उस मनी के कारण आपका 45(4) भी लगेगा। अब जब दोनों सेक्शन साथ साथ में लगते हैं तब एक चीज जो कि वेरी कॉमन है, पहले 9B सॉल्व कर लिया, 9B के हिसाब से कैपिटल गेन निकाला, फिर वो जो कैपिटल गेन आया उसको अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालेंगे, माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, जो नेट प्रॉफिट आया उसको हम अट्रीब्यूट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, फिर हम निकालेंगे कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45(4), फिर उसको करेंगे अट्रीब्यूट, और आगे जाके बेचना होगा तो उस हिसाब से उसका कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा एज पर द रिवाइज्ड कॉस्ट क्रोनोलॉजी। क्लियर? ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या दो चीजें ट्रांसफर किए हुआ है, एक स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा मनी। ठीक है सर, तो अभी कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लेते हैं सर। यहाँ रहा बिजनेस इनकम और 9B। अभी देखो, जब भी आप स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर करते हो, इंस्टेड ऑफ कैपिटल गेन्स आपको बिजनेस में टैक्स लगेगा, बिकॉज कैपिटल एसेट की डेफिनेशन 2 क्लॉज 14 स्पेसिफिकली एक्सक्लूड्स स्टॉक इन ट्रेड, और स्टॉक इन ट्रेड जब आप बेचते हो तब सब सेक्शन 28 के हिसाब से आपको उसका जो गेन रहता है वो आपको पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाता है। सो यहाँ पे आपकी ये बिजनेस इनकम बन जाएगी इंस्टेड ऑफ कैपिटल गेन्स। ठीक है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो एफएमवी थी ऊपर 2,60,000 रुपये, और उसकी कॉस्ट आपकी बुक्स में 2 लाख रुपीज थी, 60,000 रुपये आपको एडिशनल ये आपको बिजनेस इनकम माना जाएगा। सर देख लेते हैं 2,60,000 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया सर 2,60,000 रुपये इसकी स्टॉक इन ट्रेड, उसकी एफएमवी थी 2,60,000 रुपये, कॉस्ट थी 2 लाख रुपए, 60,000 रुपीज, मतलब एज इफ इट इज व्हाट इट वाज सोल्ड टू आउटसाइडर, उसके हिसाब से हमें सेक्शन 9B में टैक्स लग जाएगा इन पीजीबीपी। ठीक है सर, इजी। अब ये 60,000 का जो कैपिटल गेन हुआ, क्या अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ है? नहीं। तो क्या करेंगे सर, उस 60,000 के प्रॉफिट को नेट ऑफ टैक्स करके पार्टनर ए के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। सर किस हिसाब से करेंगे? सर आई थिंक अब आपको इजी लग रहा होगा, बिकॉज अभी वापस से रिपीट हो रहा है 60,000 का कैपिटल गेन, उसके ऊपर अगर मैं 31 पे 2% टैक्स करता हूँ, 30% टैक्स प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 60,000 के ऊपर 31 पे 2% अगर मैं टैक्स लगाता हूँ तो 18,720 रुपये का मेरा टोटल नेट प्रॉफिट आता है। बट उस टोटल नेट प्रॉफिट में से मिस्टर ए का शेयर कितना है सर? मिस्टर ए का शेयर है 1/3 आई गेस, यस 1/3 में से, तो 41,000 में से 13,760 रुपये, सॉरी बराबर 41,000 में से 13,760 रुपये जो है उसका अट्रीब्यूशन जाएगा मिस्टर ए को। अभी उसका रिवाइज्ड कैपिटल फाइंड करना, मैंने आपको बोला था 3 लाख रुपए उसके कैपिटल में ऑलरेडी पड़े थे जो हमने ऊपर देखा था बैलेंस शीट में, और ये 13,000 का प्रॉफिट और ऐड होगा ताकि उसका कैपिटल और बढ़ जाएगा, तो 3,13,760 रुपये ये हम करेंगे इसके कैपिटल में ऐड। फिर अभी 45(4), अभी 45(4) यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफर ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि याद रखना हमेशा 9B दोनों केसेस में लग सकता है, बिजनेस इनकम के केस में भी लग सकता है और कैपिटल गेन्स में भी लग सकता है, बट 45(3) और 45(4) ये दो सेक्शन ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन्स में ही लगते हैं। गलती से भी यहाँ स्टॉक इन ट्रेड को टैक्स मत करना, कॉमन मिस्टेक, क्योंकि ऊपर जो केस था वहां पे आपका कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रहा था, सो वाइल 9B भी आप उसे कंसीडर करते थे और 45(4) के गेन निकाल के टाइम पे आप उसे कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ पे कैसे निकलता है मनी, 2 लाख रुपए का मनी दिया जो हमने ओरिजिनल केस में देखा था, प्लस एफएमवी ऑफ द कैपिटल एसेट ट्रांसफर। मैंने ये नहीं बोला असेट ट्रांसफर, क्या बोला मैंने? कैपिटल एसेट ट्रांसफर। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जब हमने कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया तो ही आएगा। क्या हमने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया है? नहीं, जीरो। तो हमने 2 लाख रुपए, उसका कैपिटल कितना था? 3,13,760, पैसा कितना दिया? 2 लाख। क्या प्रॉफिट आएगा? नहीं आएगा, 1,13,000 का लॉस आएगा। मैंने आपको बोला है कि सेक्शन 45(4) में जब भी लॉस आएगा, अरे सर ताई पैसा नहीं देगी सर। सो 45(4) में अगर आपको लॉस आता है सो यू हैव टू इग्नोर द लॉस, बट याद रखना अगर 9B में लॉस आता है तो सर तो लॉस को कंसिडर किया जाएगा। जब आप अट्रीब्यूशन करते हो तब यहाँ पे ऐड होता है, पर अगर लॉस आएगा तो
कैपिटल कम हो जाएगा सर, तो यहाँ पे लेस भी हो सकता है। कब? 9B के केस में। 45(4) के केस में यू स्पेसिफिकली हैव टू इग्नोर द गेन। ठीक है सर, अभी हो गया ये भी क्वेश्चन। अभी कौन सा पार्ट बचा है सर? यस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। यहाँ पे मैंने आपका एक पीजीबीपी का कंसेप्ट भी एक टेस्ट किया हुआ है। सो कंटिन्यू द ओरिजिनल केस, कैलकुलेट कैपिटल गेन एंड टैक्स ऑन द सेम इफ इंस्टेड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इट वाज डिसोल्यूशन। मतलब पहले क्या हो रहा था, सिर्फ एक पार्टनर ए वाज रिटायरिंग बट बी एंड सी वर स्टिल देयर इन द पार्टनरशिप फॉर्म। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए, बी और सी तीनों निकल जा रहा है, तो इंस्टेड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इट विल बी डिसोल्यूशन। तो आपने पहला स्टेप क्रोनोलॉजी में ये समझ लिया, वेदर इट इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन या तो डिसोल्यूशन। अब असेट्स कौन से मिल रहे हैं सर? तो यहाँ पे आप पढ़ोगे, ऑल्सो कंसिडर दैट द लैंड एंड रिमेनिंग कैश वाज ट्रांसफर टू मिस्टर बी। मतलब अपनी बैलेंस शीट में कितना कैश है सर? 2,50,000, जिसमें से 2 लाख तो हमने ए को दे दिया, बाकी का जो 50,000 बचा है दैट वी आर ट्रांसफरिंग टू मिस्टर सी। फिर ट्रेड क्रेडिटर्स वेव्ड देयर क्लेम इन फुल। कुछ याद आया पीजीबीपी का? कुछ याद आया क्या दोस्तों? एज पर सेक्शन नंबर 41, अगर आपने किसी खर्चे का प्रीवियस ईयर्स या तो ईयर्स में डिडक्शन ले लिया है ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल, बट वो आगे जाके वो खर्चा, वो लायबिलिटी आपको पे करनी नहीं आई, सो इट विल बी योर डीम्ड इनकम। जो आपने खर्चा क्लेम किया था उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा इस साल में, उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा इन द पीजीबीपी। क्या ये चीज़ आपको याद आई? सो यहाँ पे एक एक आइटम बैलेंस शीट की उठाते हैं। ट्रेड पेबल्स चला गया, स्टॉक इन ट्रेड, अभी इसको देखते हैं। ऑल्सो लैंड एंड रिमेनिंग कैश ट्रांसफर टू मिस्टर बी। लैंड और रिमेनिंग कैश बी को ट्रांसफर हो गया, तो मतलब ये कहाँ गया? लैंड एंड कैश जो 50,000 का बचा था बी को ट्रांसफर हो गया, और सी भाई को तो क्या ट्रांसफर हुआ है? स्टॉक इन ट्रेड एंड बिल्डिंग 1, स्टॉक इन ट्रेड एंड बिल्डिंग नंबर 1, तो ये सी को ट्रांसफर हो गया, ये बी को ट्रांसफर हो गया। मतलब पूरा का पूरा बैलेंस शीट अपना खाली हो गया। बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ अभी कैपिटल अकाउंट बचा है, वो भी पार्टनर्स लेके चले जाएंगे। ठीक है सर, वहाँ पे वो भी अल्टीमेटली 0,0,0 हो जाए, सो बैलेंस शीट विल बी वेरी क्लियर। अब मैं आपको ना ये जो लिखा है ना, वो मैंने आंसर में भी आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिख के दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो चलो लेट अस डायरेक्टली मूव टू द आंसर ओनली। यस, यहाँ पे रहा, इफ इंस्टेड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये डिसोल्यूशन होता तो क्या होता सर? वही स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, क्या ये रिकॉन्स्टिट्यूशन है, डिसोल्यूशन है? सर डिसोल्यूशन है। सर डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या ट्रांसफर किया? तो यहाँ पे हमने देखो कैश भी ट्रांसफर कर दिया। अरे डिसोल्यूशन के टाइम पे कुछ भी ट्रांसफर करो भाई, सिर्फ और सिर्फ 9B लगता है, क्योंकि 45(4) कब लगता है? इन ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है सर, अभी देखो रेफरेंस के लिए मैंने लिख दिया ट्रेड पेबल्स वेव ऑफ हो गए। ठीक है, लैंड एंड रिमेनिंग कैश था वो मिस्टर बी लेकर चले गए, जिसकी एफएमवी थी 2,20,000 और कॉस्ट थी 2 लाख रुपीज़। कैश 50,000 रुपये लेके चले गए, कोई बात नहीं। एक सवाल, क्या कैश के ऊपर टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा, बिकॉज यू रीड सेक्शन नंबर 9B में बोला क्या है? सो इफ यू आर सेलिंग कैपिटल एसेट टू आउटसाइडर्स, क्या आप या तो स्टॉक इन ट्रेड, सो क्या कैश आपका स्टॉक इन ट्रेड है? ना जी ना। क्या स्टॉक इन ट्रेड आपका कैपिटल एसेट है? ना जी ना। सो यहाँ पे कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड आपने नहीं बेचा, तो कैश के ऊपर आपका कोई भी टैक्स नहीं बनता है। सो मिस्टर बी को ये एसेट्स मिला, मिस्टर सी को स्टॉक इन ट्रेड मिला, बिल्डिंग। ठीक है, एफएमवी और कॉस्ट लिख लिया। मिस्टर ए को बिल्डिंग मिला और कैश 2 लाख रुपए का हमने ऊपर ले लिया। सो यहाँ पे सिंपली आपको 9B अप्लाई करना है, या तो आपका पीजीबीपी का इनकम बनेगा या तो आपका कैपिटल गेन्स का इनकम बनेगा, एज सिंपल एज दैट। एंड मैंने जो एडिशनल एक एडजस्टमेंट दिया था 41 वाला, वो भी आपको पीजीबीपी में टैक्स करना है। चलो देखते हैं, पीजीबीपी में 2 इनकम टैक्स बोलोगी। जो वेवर है, जो टैक्स क्रेडिटर्स ने किया सेक्शन 41 में, उसके ऊपर आपको 1,50,000 का फायदा हुआ, सो उसको भी आपको टैक्स करना पड़ेगा। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ स्टॉक इन ट्रेड टू सी। अब ये स्टॉक इन ट्रेड जो हमने था वो सी को ट्रांसफर कर दिया सेक्शन 9B में, उसकी कॉस्ट 2 लाख, एफएमवी 2,60,000 रुपये, तो यहाँ पे टैक्स लग जाएगा 60,000 रुपये का। पीजीबीपी क्लोज। अभी जब भी मैंने आपको बोला था कि सेक्शन 9B जब कैलकुलेट करते हो, डिसाइड कैसे करोगे कि वेदर इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? सिंपलिस्टिकली पुटिंग, आप जिस हिसाब से आउटसाइडर को बेचते हो वही सोचने का।
जब आप आउटसाइडर के बेस तब आप होल्डिंग पीरियड के हिसाब से डिसाइड करते हो वेदर इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट वहां पे एक बात आप सेक्शन 50 के हिसाब से ध्यान रखते हो कि इफ एनी असेट इज अ पार्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट, ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो वहां पे भी ऊपर मैंने बोला था कि बिल्डिंग 1 एंड बिल्डिंग 2 आर पार्ट ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स, मतलब दे आर पार्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट, यस, तभी तो वो डिफरेंट ब्लॉक का पार्ट है। तो वहां पे जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने की बारी आएगी तो बिल्डिंग 1 एंड बिल्डिंग 2 के ऊपर टैक्स लग जाएगा। अभी देखो लैंड के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, तो क्योंकि लैंड को हम 3 साल से होल्ड कर रहे हैं, तो 2,20,000 में से 2,20,000 रुपीज अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। देख लेते हैं सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो हमने लैंड के ऊपर है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 2,20,000 एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख, मतलब ये 2,20,000 माइनस 2 लाख यानी कि 20,000 के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसके ऊपर लगेगा सर? बिल्डिंग 1 एंड बिल्डिंग 2 के ऊपर। एफएमवी 1,30,000 प्लस यहाँ पे 460, तो 130 माइनस 1 और 460 माइनस 2, मैंने दोनों को कंबाइन करके लिखा हुआ है यहाँ पे। सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी? 130 यहाँ से और 460 यहाँ से उठा लिया, तो 130 प्लस 460 यहाँ से उठा लिया, 5,90,000 रुपये, प्लस बिल्डिंग 2 के सॉरी कॉस्ट के केस में 1 लाख और 2,50,000 जिसकी कॉस्ट है दोनों की, दोनों को कंबाइन करके जिसकी कॉस्ट बनती है 3,50,000 रुपीज़, उसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्स कर दिया। एक बार चेक कर लेते हैं क्या कुछ बच गया बैलेंस शीट में से। पहले यहाँ से देख लेते हैं सर, ट्रेड पेबल्स वे वो पिचबीपी में आ गया, लैंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, रिमेनिंग कैश, कैश का कुछ नहीं होगा सर, कैश पे ऐश नहीं होगा। शॉर्ट टर्म स्टॉक इन ट्रेड ऑलरेडी आप पीजीबीपी में टैक्स कर चुके हो, आई गेस 60,000 रुपये, यस यहाँ पे रहा। फिर बिल्डिंग नंबर 1 बिल्डिंग नंबर 2 आप ऑलरेडी टैक्स कर चुके हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, खत्म कहानी। बैलेंस शीट में भी देख लो, एक भी एसेट नहीं बचा होगा। देखो एबीसी कैपिटल को छोड़ दो, ट्रेड पेबल्स हो गया जीरो, कैपिटल गेन स्टॉक इन ट्रेड हो गया, बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2 हो गया, लैंड हो गया, कैश इन हैंड छोड़ दो, हो गया सर। 45(4) और 9B में इसका अभी बाकी जो भी था सबका इम्पैक्ट हमने कंसीडर कर लिया। और यस, यहाँ पे आपका एक मैसिव रिवीजन सेक्शन 9B एंड 45(4) का खत्म होता है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर यहाँ तक का आप आ चुके हो सो इट मीन्स दैट आपको वीडियो में थोड़ा बहुत समझ आया है। इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो एंड टुडे इज माई बर्थडे। Kindly encourage me by commenting how you felt about the video, anything bad or good. Please comment, and if you like the video, please share it to your friends and also give it a like, and please subscribe to my channel. We will get many good things. I have many things in my mind, so this is just a start. All the very best, and you may see this video or this concept in your May 2026 examination. Thank you very much.